बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आसिफ अली जरदारी अपने 32 साल सियासी करियर में आज तीसरी मरतबा गिरफ्तार हो गए। पहली मरतबा वो 1990 में गिरफ्तार हुए और 1993 में रिहाई पाई। दूसरी मरतबा 1996 में गिरफ्तार हुए और 2004 में रिहाई मिली। यूं आसिफ जरदारी ने अपने सियासी जिंदगी के 11 साल कैद में और 21 साल कैद से बाहर गुजारे। ये बात अहम है कि नैब की गिरफ्तारी महज गिरफ्तारी है, क्योंकि अभी तक अदालत के अंदर ये मामला साबित होना बाकी है और फिर अदालत में साबित होने के बाद किस तरह की सज़ा मिलती है और फिर अपीलों का सिलसिला चलता है, ये सब कुछ होना एक अलग मरला है। जो लोग हालाते हाजरा पर नज़र रखते हैं उनके लिए ये कोई नई खबर नहीं थी, क्योंकि तकरीबन 1 साल से ये चाय मगोइयाँ हो रही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चेयरमैन नैब की मुतनाज़ा गुफ्तगू से मुताल्लिक जावेद चौधरी साहब के कॉलम में ये बात पहले ही लिख दी गई थी। जिस दिन जमानत मनसूख होगी ये दोनों भी गिरफ्तार हो जाएंगे। रेफरेंस बहुत पक्के और ठोस है, चंद दिन की बात है। शायद फरियाल तालपुर को खातून होने की वजह से रियायत मिल जाए, लेकिन आसिफ जरदारी नहीं बच सकेंगे। बस चंद दिन की बात है, यानी कॉलम के आने के 4 हफ्तों के अंदर अंदर आसिफ जरदारी आज गिरफ्तार हो गए और हमने देखा कि फरियाल तालपुर साहिबा को आज गिरफ्तार नहीं किया गया। यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी का इंदिया इन अल्फाज में पहले ही दे दिया था। मुझे यकीन है कि जो आपकी तस्कीन है वो कल अदालती फैसले से हो जाएगी। अदालत मोहर लगा देगी कि वो करप्ट हैं और जो अब तक की लुका छुपी थी अदालत के साथ, जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, कभी वकील नहीं, कभी खुद नहीं, कभी बीमार हैं, कभी वो तमाम डिलेइंग टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं और जितने उनके पटारे में सांप थे वो एक एक करके उस अदालती प्रोसीजर पे उन्होंने फेंके। अब मेरा ख्याल है कि उस पटारे में मजीद कुछ नहीं रहा। माजी में मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी इमरान खान के रास्ते में कोई रुकावट न बन सकी। क्या आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी से हुकूमत को किसी चैलेंज का सामना होगा? ईद के बाद जिस सियासी दंगल का इंतजार था, क्या उसका वक्त हो गया है? जून का महीना ना सिर्फ मौसम के लिहाज से गर्म है बल्कि सियासत में भी आग बरसाने जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब की वतन वापसी से लेकर जनाब आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी और मुस्तकबिल करीब में मजीद गिरफ्तारियों की बाज़गश्त अपोजिशन को अंदर ही अंदर शायद मजबूत कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी इसी माह बुलाई जानी है और हुकूमत के खिलाफ दीगर तहरीकों के इशारे भी इसी माह के वस्त में मिल रहे हैं। सोने पे सुहागा ये कि आवाम की चीखें निकाल देने वाला बजट भी कल पेश होने जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज का आगाज भी इसी माह में शुरू हो जाए। इस सूरत हाल में अगर 16 जून को होने वाले इजलास में FATF की जानिब से पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर आती है तो मईशत का भी फिर अल्लाह ही हाफिज है। देखना यह है कि क्या हुकूमत एक साथ इतने सारे महाजों पर लड़ सकेगी? क्या हालिया इकदाम के बाद सियासत को ठंडा रखना मुमकिन होगा या सिर्फ मईशत ही हुकूमत का एक वाहिद और बड़ा चैलेंज है? क्या अपोजिशन अवाम में महंगाई और इजाफी टैक्सों के बायस पाए जाने वाले गुस्से को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के खिलाफ एक महाज बना सकेगी या जून का गर्म मौसम अपोजिशन की सड़कों पर एहतजाज के इरादों को ठंडा कर देगा? प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ। मियां आमिर हसन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लाहौर में। शहबाज गिल साहब ने मुझे ज्वाइन किया है कराची से। गिल साहब वैसे तो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, लेकिन आज कराची में मौजूद है। मियां जावेद लतीफ़ साहब मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद जो मामलात सामने आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में जाकर तकरीर करने की कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना था कि उनको डिनाई किया गया राइट, वो तकरीर नहीं कर सके। लेकिन बेसिक सवाल ये है कि आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद हालात और मामलात किस तरफ जाएंगे? मैं ज़रा जारी बात है हुकूमती मौक़िफ़ इस हवाले से यही होगा कि जो गिल साहब देंगे, लेकिन मैं ज़रा मियां आमिर हसन साहब से पूछना चाहूँगा। मियां साहब,
चले जरदारी साहब की गिरफ्तारी हो गई, बट गिरफ्तारी तो एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होनी थी, बेल एक्सटेंड नहीं हो सकती। आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, अबूरी जमानत कब तक एक्सटेंड होती रहनी थी? और अगर गिरफ्तारी हो गई तो आज एतराज़ बुनियादी तौर पर किस बात पर है पीपल्स पार्टी का? बहुत शुक्रिया। देखिए मुनीब साहब, कोई एतराज़ नहीं है, कानून अपना रास्ता बनाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए एक कानून हो और किसी दूसरे के लिए दूसरा कानून हो। आप भी कानून प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप भी जानते हैं इन मामलात को। क्या चेयरमैन नैब का ये इख्तियार मुतकाज़ी नहीं है कि सवाल उठाए जाएँ कि उनका दिल चाहे तो बिफोर इन्वेस्टिगेशन किसी को अरेस्ट कर लिया जाए, किसी को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किया जाए, किसी को ड्यूरिंग ट्रायल किया जाए और किसी को आफ्टर कन्विक्शन किया जाए? देखें, ये स्वाबदीदी इख्तियारात किसी फ़र्द वाहिद को दे देना ही कानून की रूह से मुतसादिम है, और हम यही सवाल उठाते हैं। प्रोसीजरल थिंग ना, वो तो आप फिर नैब के कानून के अंदर उसकी जो मुँह शगाफी है उसके अंदर चले गए, लेकिन ओवरऑल आपको आज की बेल एक्सटेंड ना होने, खारिज हो जाने पर इंटरिम जमानत, उस पर कोई इतराज़ नहीं है पीपल्स पार्टी? देखें, जो कानूनी तरीक़ाकार है उस पर तो हम कानूनी जंग लड़ेंगे, हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। वो जब उनका डिटेल जजमेंट आएगी तो फिर हम उस पर अपनी राय का इजहार भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो उधर भी जाएंगे। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं वो ये है कि क्या इस तरह से मामला ये है कि कल आप बजट पेश करने जा रहे हैं, एक साल की परफॉर्मेंस अब आपने बतानी है, अब आपका पुरानी हुकूमतों के कंधों के ऊपर सारा बोझ डाल के आपकी बचत होने वाली नहीं है। अब आपको बताना है कि बेहतरियाँ किस तरह लेके आएंगे। लेकिन आप रोज़ किसी को गाली निकालें, किसी को गिरफ्तार करें और फिर आप बताएं कि अब मुल्क बड़ा अच्छा चलने लगेगा। भाई, अब तो करप्ट लोगों की हुकूमत नहीं है बकौले आपके, अब तो बड़े ईमानदार लोगों की, बाकिरदारों की हुकूमत है। पैसा भी एक साल से बड़ा बच रहा होगा, करप्शन पे नहीं जा रहा। अब वो सारा पैसा किधर जाता है? मुल्क के हालात बेहतर क्यों नहीं है? तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, गुर्बत से लोग गिर रहे हैं। हुकूमत का तो मियां साहब कोई ताल्लुक नहीं है ना। अब आज जो भी कुछ हुआ, यही अदालतें जब बेल एक्सटेंड करती रही उस वक्त तक शायद मामलात उस पर इतराज नहीं था। आज हुकूमत का क्या ताल्लुक हो गया, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से? देखें मुनीब साहब, अभी तक तो हमने कोई एतराज़ नहीं किया है हाई कोर्ट की किसी बात के ऊपर। हमारी लीडरशिप ने कोई बात नहीं की है, हमने छोड़ दिया, उनकी जजमेंट आएगी। देखिए, हुकूमत पे एतराज़ इसलिए है कि हुकूमती वज़रा को पहले से ही पता चल जाता है कि गिरफ्तारी होनी है। हुकूमती जो इस वक्त तर्जुमान है वफाकी या मामले खसूसी हैं, उनका लेटर भी सामने है, वो तो पहले ही फरमा रही थी कि गिरफ्तारी होने वाली है। और फिर जिस तरह दिन रात हुकूमती वज़रा नैब के हरकारे बन के हर वक्त बताते हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, इस तरह कर दिया जाएगा, जैसे वज़ीर आज़म बताते हैं। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान, आपने अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है, तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रास्ता है। हमारा एतराज़ ये है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी साहब, ना वो भाग रहे थे, ना अपना ECL से नाम निकलवा रहे थे। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट करने की इतनी कौन सी जरूरत थी? वो पेश होते थे, ठीक है, नैब जब बुलाती थी जाते थे। और एक बात, आज वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अगर वो पार्लियामेंट में आते, वहां बात करते, आपको लेके जाना था, आप ले जाते। अगर बाद में चेयरमैन बिलावल साहब बात करना चाहते थे, अगर आप पार्लियामान के रास्ते बंद करेंगे तो फिर आपकी हुकूमत के दरवाजे भी बंद हो नहीं। बट प्रोसीजर चीज़ है। लेकिन गिल साहब, आपके खाते में, इस हुकूमत खाते में जो बात आती है वो बार बार ये कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता किस तरह चल जाता है कि कोई बंदा गिरफ्तार हो रहा है। मेन इशू ये है आज भी, चाहे वो PMLN की तरफ से हो या पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, कि आपके लोगों को, मिनिस्टर को कैसे पता चल जाता है कि जरदारी साहब जाने वाले हैं अंदर। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये सवाल आता ना, तो ये मेन एक बेसिक इल्ज़ाम है। नैब के साथ गठजोड़ तो एक पुराना इल्ज़ाम है। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब। देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो अभी पीपल्स पार्टी से हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि जी एक फ़र्द वाहद को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो किसी को कब पकड़ ले, कब छोड़ दे, वो एक पेशी पे पकड़ ले, दूसरी पेशी पे छोड़ दे। मैं इनकी तमाम बातों की इज़्ज़त करता अगर ये लॉ, अगर ये रूल, अगर ये चेयरमैन नैब, अगर ये सब कुछ हमारा बनाया हुआ होता। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि मेरिट तब तक है जब तक वो दूसरे की नाक पे ख़त्म हो जाती है। जब वो अपनी नाक को टच करती है तो वो मेरिट नहीं है। हर बंदे का यहाँ अपना सच है और अपना झूठ है। जब अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है तो वही लॉ बुरा लगता है, और जब आपको वहाँ से रिलीफ मिलता है तो वही लॉ आपको जो है वो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो इनको ये सोचना चाहिए कि ये नैब का जो भी जितने केसेस इन पे बने हुए हैं, कोई PTI ने नहीं बनाया। जो ये कह रहे हैं कि कल बजट पेश होना इसलिए इनको पकड़ लिया, जितनी 11,500 अकाउंट थे जाली, फेक अकाउंट, जिनमें लूटा गया पैसा,
पाकिस्तान के अवाम का, स्पेसिफिकली सिंध के अवाम का, और वो लेके जाया गया बाहर। उसमें 929 अकाउंट होल्डर हैं और जिनमें आपको पता है जो बड़े प्लेयर हैं वो आपके सामने हैं। अब अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो अकाउंटेबिलिटी होने दें। अगर आप ठीक हुए तो आप छूट के बाहर आ जाएंगे, जैसे आपको पहले रिलीफ मिलता रहा है। अगर आप गलत हुए तो आप पकड़े जाएंगे। अब उसी नैब को, उसी हाई कोर्ट को, जिसमें से आपको चीज़ें पहले रिलीफ मिलती रही तो ठीक थी, आज आप उसी को अक्यूज़ कर रहे हैं। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि जजेस हमारे फैसले कर रहे हैं तो खुल के ये बात कहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने इन्फ्लुएंस किया किसी को तो खुल के कहिए। अगर आपके लाए हुए चेयरमैन नैब को हम इन्फ्लुएंस करते हैं तो खुल के कहिए। कल तक तो आप कह रहे थे कि उनकी वीडियो हुकूमत ने निकाली है। ये प्रामा फशाए आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कल तक कि हम उनके खिलाफ हैं, चेयरमैन नैब के खिलाफ। आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन खुद ये दोनों जमातें कर रही थी, क्योंकि इनके लीडरान ने, आप PMLN की तरफ देख लीजिए, मोहम्मद मकसूद नाम का बंदा है बेचारा, रमजान शुगर मिल का ऑर्डिनरी मुलाजम है, उसके अकाउंट से 3 अरब 30 करोड़ की ट्रांजैक्शन लगती हैं। अभी मेरे दोस्त मियां साहब हैं, वो इस बात का जवाब नहीं देंगे, कोई और जवाब देंगे। उनसे आप इस बात का जवाब ले लें तो जो सजा आप मुझे देना चाहें मैं ले लूंगा। अच्छा, वो इस बात का जवाब नहीं देंगे ये मोहम्मद मकसूद के अकाउंट से 3 अरब कैसे चले गए। वो इस बात का जवाब नहीं देंगे ये मोहम्मद आकिल के अकाउंट से एबटाबाद के टैक्सी उनको एतराज और भी है गिल साहब आपसे। उनको एतराज ये है कि आपके लोगों के खिलाफ नैब कुछ नहीं करता। वो एतराज उनका ये है, वो बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल गलत एतराज है। हमारे अलीम खान साहब ने वजारत से हाथ धोना पड़ा आपके सामने। वो सीनियर वजीर थे, उनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वजारत थी। हमारा वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है PTI की गवर्नमेंट का, जो लोकल बॉडीज, जो हम 3261 यूनियन काउंसिल से उठा के 22,000 विलेज काउंसिल लेके आ रहे हैं। इनको क्या पता लोकल बॉडीज क्या होती है। ये वही पार्टी है ना जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पे लोकल बॉडी नहीं करवाए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर हुक्म सादर किया कि ये करवाएं, फिर इन्होंने 2 साल लगाए इलेक्शन करवाने के। जब इन्होंने इलेक्शन करवा लिया फिर 2 साल लगाए इन्होंने उनसे हलफ लेने के लिए। तो कहने का मतलब ये कि इनको सियासत का, इनको डेमोक्रेसी का क्या पता। ये डेमोक्रेट नहीं है, फैमिली लिमिटेड पार्टीज हैं। आज पीपल्स पार्टी जो है, जो भुट्टो साहब की बनाई हुई पीपल्स पार्टी थी, हालांकि मैंने तो बार बार ये कहा कि भुट्टो साहब के बारे में भी अलफ लैला की कहानियां लोगों ने बनाई हुई है। वो एक डिक्टेटर की पैदावार थे। वो अच्छा, डैडी कहते थे अयूब खान साहब को। वो लिखा हुआ पढ़ा हुआ सब कुछ मौजूद है। पीपल्स पार्टी गिल साहब पैदावार है। इसमें थोड़ी सी मुझे गुंजाइश दीजिए, मैं जरा मियां साहब को इंक्लूड कर लूं। और आई एम श्योर मैं जरा मियां साहब को इंक्लूड कर दूं। आई एम श्योर हमारे पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं वो ही वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू यू ऑन दिस, बट मैं जरा मियां साहब को इंक्लूड कर लूं, फिर जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते। मियां साहब चले, और तो सब कुछ अपनी जगह। मियां जावेद लतीफ साहब, एक बड़ी दिलचस्प, आप तो आज पार्लियामान के अंदर मौजूद भी थे, नेशनल असेंबली के अंदर, वो एक बड़ा दिलचस्प क्लिप है जनाब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब का। वो क्या फरमा रहे थे, मैं फवाद चौधरी जवाब भी दिया, तो देखिए। एक शख्स वो अपने हाथ से वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करे, फिर वही वो काजी बन जाए। ये निरी और सिर्फ नंगी पॉलिटिकल विट हंटिंग है ऑपोजिशन के खिलाफ। गुजारिश है कि आप जनाब आसिफ जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू करके माजी की रवायत को आप बरकरार रखें। मैं तो वैसे बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद शहबाज शरीफ साहब आज क्रेडिट लेंगे इस गिरफ्तारी का, क्योंकि आज जो गिरफ्तारी हुई है इसकी जो तफ्तीश का आगाज है वो 2015 में हुआ था। 2016 में चौधरी निसार साहब, उन्होंने ये क्रेडिट लिया था कि हमने ये रिवील किया है और ये सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं ये हमने उन्हें बताना शुरू किया। अच्छा मियां साहब, क्रेडिट ले ले, ये मामलात तो आपके दौरे हुकूमत में शुरू हुए थे, और जरदारी साहब आपकी हुकूमत के हवाले से कहते थे कि मैं इस हुकूमत को वार्न कर रहा हूं कि मेरे खिलाफ केसेस मत बनाए। हामिद मीर साहब को उन्होंने बड़ा तारीखी इंटरव्यू एक दिया था, तो आपको तो वैसे क्रेडिट लेना चाहिए था, मामला तो आपने शुरू किया था, इस हुकूमत के खाते में तो खामखा डाल गया। यार मुनीब साहब, जी, मुझे गिरफ्तारी पर एतराज़ नहीं है, ठीक, मुझे तरीक़ाकार, हालात, और मुझे इख्तलाफ इस बात पे है, मुझे रोना इस बात पे है कि 2015 की आप बात कर रहे हैं, उससे कोट करके निसार अली ख़ान को, तो मुझे ये बताया जाए कि जब ये मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके बाद बलूचिस्तान असम्बली का अदम एतमाद था उसमें, उसके बाद सेनेट के इंतखाबात थे, उसके बाद जनरल इंतखाबात हुए। मुझे ये बताएं मुनीब साहब, अगर वो वाक़यात या वो FIR या वो मुकदमा दुरुस्त था तो उस वक्त क्यों ना पकड़ा गया, आज पकड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई,
और दूसरा मेरी बात ये मैं कहना चाहता हूं, साहब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी सर, जो बात कह रहे हैं चौधरी निसार साहब कहते थे सर सेम बैंक अकाउंट्स हैं, बड़ा कुछ उन्होंने बताया सर उस वक्त, और उसके बाद तकरीबन 3 साल आपकी हुकूमत रही सर, अगर उसको स्लो डाउन किया तो फिर आपकी हुकूमत ने किया सर। नहीं, मेरी बात सुने ना, अगर 3 साल या 4 साल जो आप हमारी हुकूमत की बात करते हैं तो उसमें हम कितने आज़ाद थे, कितनों को पकड़ सकते थे, ये भी सबके इल्म में है, और हम जिस तरह पकड़े गए वो भी आपके इल्म में है, और जिस तरह हमारा एहतसाब हुआ, जिस तरह हमें कटहरे में खड़ा किया गया, वो भी JIT बनी, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि चौधरी निसार जो थे वो कितने हमारे कंट्रोल में थे या कितने किसी और के थे, वो भी सबके सामने है। और सर तुसी उन्होंने वजारत दाखिला दी थी सर, की कर रहे हो मियां साहब, ये नहीं जाती तो ना करो सर यार, सर आपने दी हुई थी। आज के दौर की आज की मुनीब जो हुकूमत है, इनसे ही पूछ लें ये कितने आजाद हैं। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बात सिर्फ इतनी है कि ये देखें, जावेद चौधरी ने एक कॉलम अपना लिखा, जी। उसमें नैब के चेयरमैन के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, आज आप देखें मरहलावार उसी जानब हम नहीं बढ़ रहे, और अगर उस जानब बढ़ रहे हैं तो फिर मुझे ये बताएं कि इस एहतसाब पर कौन एतमाद करेगा। दूसरी बात यह है कि आप किस तरह ये कह सकते हैं, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इस तरह का एहतसाब होगा, इस तरह सिलेक्टेड एहतसाब होगा, इस तरह सिलेक्टेड हुकूमत बनाई जाएगी, इस तरह सिलेक्टेड जो है अदारों के अंदर आप बैठाएंगे लोगों को, सर इस तरह आप बार करेंगे। सर जरदारी साहब का तो एक कानूनी मामला चला रहा नहीं, वो तो यहाँ पर बैठे हुए उनके पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त, वो भी ये कहते हैं कि गिरफ्तारी पे आपको एतराज नहीं, उनको, उनके तो पार्टी के को चेयरपर्सन है, उनको भी एतराज नहीं है, अदालत ने उनकी जमानत खारिज की है। अगर अदालत के ऊपर तो किसी का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता रमिया साहब। मैं अर्ज करता हूँ आप ये देखें कि वारंट जो निकाले जाते हैं या नैब पीछे किसी के पीछे भागता है, दौड़ता है, तो वो सिर्फ अपोजिशन है। आप ये देखें कि वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन पर नैब का केस नहीं है। आप ये देखें कैबिनेट के अंदर कितने लोग बैठे हैं, उन पर नैब के केसेस नहीं हैं। आप अभी ये बता रहे थे, मेरे शहबाज गिल साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब अलीम खान जो थे उनको वो पकड़े गए और उसके बाद रिहा हुए। मुझे ये बताएं कि नैब ने रेफरेंस उनकी गिरफ्तारी के दौरान दिया, जमा करवाया, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किस हद तक वो लेकर गए, कितने उनको गुनाहगार ठहराया या कितना उनको बेगुनाह कर दिया। देखिए अगर सर बात ये है ना, अगर जावेद चौधरी साहब के कॉलम का जिक्र किया, ठीक है, उसके अंदर बातें की, उसमें वाकई, क्योंकि जावेद चौधरी साहब एक पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों में से हैं, उन्होंने जो बातें की, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स के नाम लिए कि चेयरमैन नैब ने कहा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना, और भी बहुत सी बातें मंसूब की गई। लेकिन आई एम श्योर जो गिल साहब ने बातें की है, गिल साहब भी आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, लेकिन मियां आमिर हसन करना चाह रहे हैं गिल साहब को रिस्पॉन्ड। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं जल्दी से, हमारे साथ रहिएगा। मियां साहब बात यह है कि यहाँ आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी पे आपको एतराज़ नहीं, आप ये भी नहीं, आप अदालत के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लगना भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट सवाल ये है कि अगर ये तमाम प्रोसीजर कानून के तहत हो रहा है और कानून के तहत ही इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरीज होनी है, तो फिर तो अगर कोई बेगुनाह है तो वो स्कॉट फ्री बाहर आ जाएगा, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं। आपके साथ वहाँ से देखिए मुनीब भाई, असल में बात ये नहीं है, हमारा जो एतराज़ है वो है कवानीन के ऊपर। अब हमारा एतराज़ नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नैब को और नैब के कवानीन को बारहा चैलेंज नहीं किया? इसी जो आजकल के मौजूदा ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, पिछले वीक में उन्होंने जिस तरह से लत्ते लिए नैब के और कहा कि ये लोगों को 18-18 साल तक रुगेदते हैं और बाद में पता चलता है कि केस बनता नहीं और लोगों को जलील करते हैं। फिर यू हैड द अपॉर्चुनिटी ना, आप में से किसी ने यही बात कर कानून बदला, ये डिबेट भी बड़ी पुरानी हो गई है। देखिए अपॉर्चुनिटी हमारे पास, एक तो ये बनाया हुआ कानून आमर का था, हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, हम PMLN को देखो असी कहते रहे, हम कहते रहे मुसलसल PMLN को कि आए और इस कानून को करें, बदलें, इन्होंने नहीं माना। बहरहाल इसमें हमारी भी होगी कमजोरी कह दें, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हम समझते थे कि यह कानून ठीक नहीं है, इसलिए हमने किसी भी अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ इस कानून को इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरी बात ये कह देना कि भाई आपने बनाए थे चेयरमैन नैब, देखिए ये ऐसे जो ऑफिसेज होते हैं किसी के बनाए नहीं होते हैं,
ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होते हैं, बनाए जाते हैं जो बेहतर से बेहतर हो। और आज आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी का जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? इस केस के को जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? आप ये कहते हैं, आपका मानना है कि आसिफ जरदारी साहब बेगुनाह है, तो उनके खिलाफ बकौल आपके अगर ये सियासी मुकदमा है तो उसके जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? उन्हीं को ठहराते हैं जिन्होंने 30 साल आसिफ अली जरदारी की 30 साल सियासी ज़िंदगी में 27 साल तक उन्हें अदालत के कटहरों में खड़ा रखा, 22 साल बेगुनाह जेल के अंदर रखा और फिर बाइज्जत बरी होने के बावजूद बड़ी मासूम मुझे मुनीब साहब 11.5-12 साल के करीब। और अभी भी एक बुजदार हुकूमत के 40 तर्जुमानों में समान अभी फरमा रहे थे कि भाई अगर आप बेगुनाह हैं तो आप, अरे भाई बड़ी मासूम बात है कि हम कोई 500 साल की ज़िंदगी की लिखा के लाए हैं कि आप पहले हमारे 27 साल ज़ाया करें और फिर एक 20-25 साल का एक नया साइकिल चलाएंगे, अगर आप बेगुनाह हैं तो आप बच जाएंगे। भाई इस तरह नहीं होता है, हम बेगुनाह थे, हम निकले। ये कौन सा एहतसाब है कि आपने आज आके को भी मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे? क्योंकि मियां साहब ने, मियां जावेद लतीफ साहब ने तो चौधरी निसार अली खान साहब की उस वक्त की वजारत दाखिला से खुद को डिस्टेंस कर लिया और उन्होंने कहा वो हमारे कंट्रोल में रही थी। वैसे ये भी एक रेवलेशन है बहुत। मैं मानता हूं मियां साहब की इस बात को, बिल्कुल एडमिट करता हूं। इसलिए हम कहते हैं कि जनरल ज़िया हो या जनरल ज़िया की बाक़ियात हो, फिर जनरल मुशर्रफ हो या आजकल जनरल मुशर्रफ की बाक़ियात हो, जो भी डैडी की बात कर रहे थे, इनके डैडी गिनवाएं तो मैं शुरू हो जाऊं। हमीद गुल डैडी, शुजा पाशा डैडी, मुशर्रफ डैडी, या आजकल के खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, हम सबको पता है डैडियों का जिक्र ना करें। बात यह है कि मामलात को बेहतर किस तरह करना है, आए एक एहतसाब का इदारा बनाएं। खुद इनके वजीर कानून कहते हैं कि कवानीन नैब के बेहतर नहीं देखे ना, क्या वजीर कानून फरूक नसीम साहब ने नहीं कहा कि नैब लॉज में हमने बेहतरियां लेके आनी है? हाउस का हम कहते करें, उन्हें बेहतर करें। और एक बात कि सबका एहतसाब करें, आप उसी कानून के तहत जर्नैल का करें, जज का करें, जर्नलिस्ट का करें और भले सबसे पहले सियासतदान का करें। ये तरीका नहीं है कि सियासतदान का एहतसाब सारे इदारे बार बार करेंगे और अपना एहतसाब हम खुद ही करेंगे। एहतसाब सबका, ये बात तो किस तरह इंश्योर हो? क्योंकि देखिए ये एक परसेप्शन है जिसको आपको लगे अनसक्सेसफुल है, लेकिन बेशक जो अपोजिशन है वो इसको जरूर बार बार कोट करती है कि ये एहतसाब सबके लिए नहीं है। हुकूमत से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए ये एहतसाब के ऊपर हाथ जरा हौला है, अपोजिशन के ऊपर सख्त है। हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू इट सर? जी मैं क्विकली पहले तो ये जो मेरे दोनों दोस्तों ने बातें की मैं उसका जवाब दे दूं। सबसे पहले तो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि मुझे रोना इस बात का आता है। जावेद साहब, हमने आपको बताया था, हमारे लीडर ने बताया था कि मैं रुलाऊंगा इनको। आपने जो कारनामे किए थे आपको रोना पड़ना था। जिस तरह से आपने लूटा था, आप अब एक दूसरे का अंजाम देख के इबरत से, ये इमरान खान साहब की हुकूमत हो या किसी की हुकूमत हो, आपके साथ ये होना ही था। गरीब आवाम का आपने जो पैसा लूटा था, ये एक दिन मुकाफाते अमल सामने आना था। तो आपके रोने पे पहली बात। दूसरा, आपने फरमाया मेरे शहबाज गिल, और उससे पहली सांस में आपने फरमाया चौधरी निसार हमारे नहीं थे। मैं कुर्बान जाऊं आप पे, आपकी खूबसूरत शक्ल पे। मैं आज आपका हो गया और चौधरी निसार को आप ओन नहीं कर रहे, जो आपके अपने चीफ मिनिस्टर थे, आपके अपने वजीर दाखिला थे। मेरे और तेरे के चक्कर में खुश होना चाहिए। नहीं, मैं तो इनकी नहीं, मैं खुश होता हूं। मैं तो इसीलिए उनको कह रहा हूं कि मेरे मेहरबान, मेरे प्यारे मियां जावेद लतीफ साहब। नहीं, मैं तो मियां साहब की तारीफ कर रहा हूं, बुरी बात तो नहीं कर रहा। उसके बाद जो बातें कह रहे हैं कि जी हमें जुडिशरी आज़ाद चाहिए, आज की जुडिशरी आज़ाद नहीं लगती। पीछे वाली जो जुडिशरी थी इनकी गवर्नमेंट के दौरान, तब बुत रखे हुए थे इनके बकौल तोबा नौज़बिल्ला, वहाँ पे बुत पड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके टाइम के ऊपर भी जुडिशरी बुरी थी, अभी भी जुडिशरी बुरी है। सिर्फ अच्छी थी तो मलिक क़य्यूम वाली जुडिशरी अच्छी थी, जिसको फ़ोन करके जो मर्जी सजा दे लें। जुडिशरी अच्छी थी तो रमदे साहब वाली अच्छी थी। भाई ये वाली जुडिशरी चाहिए जो इनको इनके काम के फायदे के सारे फैसले दें। अब दूसरी बात, मेरे जो दोस्त पीपल्स पार्टी से बैठे हुए हैं वो मेरा ख्याल है वकील हैं, अगर मैं गलत नहीं। जी। तो सिर्फ मैं कोई उन पे जाती बात नहीं करना चाहता, सिर्फ हाथ बांध के उन्हें गुजारिश करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की आला तरीन अदालत है। उसके बारे में ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पिछले हफ्ते नैब वालों के लत्ते लिए, ये लत्ते लिए पार्लिमानी लफ्ज नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं। मैं भी इसमें रगड़ा जाऊंगा, आप तो शायद ना डर होंगे, मैं डरता हूं सुप्रीम कोर्ट से, और बहुत डरता हूं, क्योंकि वो मुल्क की सबसे आला तरीन अदालत है। वो मेरे खिलाफ फैसला दे, मेरे हक में दे, मेरी मजाल नहीं मैं उसके खिलाफ बोलूं। तो दूसरी बात जो आपने कही कि
इनकी एहतसाब हो रहा है, हमारा नहीं। हम कहते हैं, ये इन्होंने अभी अपने मुंह से पीपल्स पार्टी के दोस्त ने कहा, पहले इन्होंने कहा कि नैब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, ये बनाए नहीं जाते, हमने नहीं बनाए थे। तो भाई जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, ये बनाए नहीं जाते, आप अपने मुंह से कह रहे हैं, ये खुद ही बने होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बने होते हैं, तो मेरे से काम क्यों नहीं करने देते कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक? जब आप 900, मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, मैं आपकी बारी में नहीं बोला था, मैं आपकी बात में नहीं बोला था, मुनीब साहब से बात करें, मुझे पूरी बात करने दे, पहले मुझे पूरी बात करने दे, फिर आप बात ये है कि इन्होंने लूटा है मुल्क को। प्रोफेसर जब ये 11,500 जाली अकाउंट बना रहे थे, जब ये 929 अकाउंट और ऐसे लोग जो मर गए हुए जन्नत में जगह दे, उनके नाम के ऊपर जब ये लूटमार कर रहे थे, तब इनको पूछ लें क्योंकि उनकी तहजीब खत्म हो गई है, उनकी तहजीब इतनी, अब आप उनसे बात करें। चले गिल साहब, हम उस टेम्परेचर को उस जगह नहीं लेके जाते, वैसे ही आपको पता है आजकल मौसम गर्म है, आप उस जगह बात करने दें, हम उस जगह नहीं लेके जाते। मियां साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, बात करने दें, मैं चुप कर गया। जी मियां साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, मियां जावेद लतीफ साहब। मैं मुनीब पहले तो बात ये करना चाहता हूं कि देखें यार, आज जो हालात है ना, हम बात करते हैं जब महंगाई की, मईशत की, बेरोज़गारी की, गवर्नेंस की, दाखिला खारजा पॉलिसी के हवाले से, तो ये कहा जाता है कि ये रोना रोते हैं अपने केसेस का। जब केसेस में गलत तरीके से एहतसाब जो है, एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाता है, तो फिर ये कहते हैं कि जनाब अजीब याद आ गए हैं। और भाई बात ये है कि अगर आप 450 लोगों में से, पनामा में 450 लोगों के नाम आए, कोई 500 के करीब लोगों के ऑफशोर कंपनी में नाम आए, मुझे ये बताएं सिर्फ नवाज शरीफ का एहतसाब क्यों? मुझे ये बताएं, उसका नाम भी नहीं था पनामा में ऑफशोर कंपनी में, तो उसके खिलाफ JIT भी बनती है, नाम नहीं होता, उसको सजा भी सुना दी जाती है। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे 3 दफा। एक सेकंड सुन लें, एक सेकंड सुन लें यार मुनीब साहब, एक सेकंड। किसने उसके बाद किसी एक शख्स का, गवर्नमेंट में नहीं आए थे नाम, वो एक शख्स, बरखुरदार चुप करें जरा, एक सेकंड, आप छोटे हैं, एक सेकंड सुन लें। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके बाद आप ये बताएं 450 बंदों में से किसी एक बंदे को आप एहतसाब के कटहरे में खड़ा नहीं करना चाहते? फिर आप मुझे ये बताएं कि क्रिकेटर कितने हैं पाकिस्तान में, कितने लोग क्रिकेट खेलते रहे, आज तक इस जैसा इमरान खान जैसा क्रिकेटर एक बता दें जो इतनी लग्जरी लाइफ गुजार रहा हो पाकिस्तान के अंदर? मुझे ये बताएं कि इसका पैसा कहां से आ गया, ये बनी गाला का महल जो है ये कहां से आ गया? इसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसकी एक सेकंड यार, एक सेकंड मुनीब साहब, एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड जी मियां साहब, आपका आर्गुमेंट क्या है? मियां साहब आपका आर्गुमेंट क्या है? ना मेरी बात सुन लें। अच्छा मुझे ये बताएं, खूबसूरत हैं, ये उसके बाल भी अच्छे हैं, मुनीब एक सेकंड, लोग पसंद भी ज्यादा करते हैं, आपको किस गम का जवाब दें हम? अच्छा चले मियां साहब आप कंक्लूड करें। एक सेकंड, और एक सेकंड भाई, आपके लीडर को बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों के सामने कहना पड़ता है कि वो यार मैं उसकी तरह खूबसूरत तो नहीं हूं, लेकिन फोन फिर भी तोहफे में दे सकता हूं। और भाई ये 4 दिन की चांदनी है, रुक जाओ, सब्र कर लो। मैं ये कहता हूं कि मुनीब साहब मुझे कोई ये बता दे कि ये अलीमा बाजी के लिए जो सिलाई मशीन है, ये सिलाई मशीनें तकसीम कर रहे हैं ना, इन्होंने कहा सिलाई मशीनें देंगे लोगों को, लेकिन साथ फार्मूला भी बता दें अलीमा बाजी का कि अलीमा बाजी ने इस तरह अरबों रुपए बनाए। और भाई साहब हमने कोई करप्शन किया है तो वो सामने लाएं। हम कहते हैं कि ज़ुकात का पैसा इन्होंने खाया, हम ये कहते हैं कि ये पैसा जो है आलमी साजिश जो हुई है पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नेंस के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से पैसा वहां से आया है। और ये साबित कैसे होगा सर? एजेंडे पे काम कर रहा है सर, ये साबित कैसे होगा? आपने अलीमा खान साहबा की बात की, उनका मामला तो खैर सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो मामला चले टैक्स एवेजन का था या प्रॉपर्टी छुपाने का था, उसमें मैक्सिमम सजा क्या होगी सर? आप क्या चाह रहे थे, क्या होना चाहिए? और भाई साहब या मुनीब साहब,
मुझे ये बताएं कि जिस तरह नवाज शरीफ का केस ट्रायल किया गया जिसका नाम ही नहीं था ऑफशोर कंपनी में पनामा में, आप उसको तो घसीट के ले आए और आपने जिस तरह JIT बनवाई, जिस तरह उसमें लोग शामिल किए और जिस तरह फिर सजा हुई उसको, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी किसी को सजा हुई है? आज तक मुझे बता, आज ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के मतलब बात ना करें। क्या नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जब? सर मैं वही कह रहा हूं ना कि जो मुल्क, सर जिसको अल्लाह इक़्तिदार देता है उस पर एहतसाब का पैमाना भी उतना ही सख्त होता है ना सर। अल्लाह ने जिसको इक़्तिदार दिया हो, अब कल इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं होंगे, अपना मुद्दत पूरी करेंगे, तो इनके दौर में भी जो इनके काम किए गए होंगे उसका भी एहतसाब होगा ना। मुनीब साहब, हम तो प्राइम मिनिस्टर थे तो एहतसाब शुरू हुआ था, यही कहते थे कि ऊपर से एहतसाब शुरू करें नीचे तक आएगा। तो क्या आज इमरान खान से एहतसाब शुरू नहीं किया जाना चाहिए? अच्छा वैसे गिल साहब, ये इमरान खान साहब को तो लीड बाय एग्जांपल करना चाहिए ना। मामला वो एक लिहाज से तो देखिए, मामला 20 लाख का हो, 11 लाख का हो या 20 करोड़ का हो, एक मामला तो है इमरान खान साहब के हवाले से एक इंक्वायरी थी, जो कि इंक्वायरी ही है, वो हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल वाली, वो मामला आगे नहीं बढ़ा। मुनीब साहब, गिल साहब से शहबाज गिल साहब, मैं आपकी इजाजत से जी मैं जवाब देता हूं। शहबाज गिल साहब आपकी इजाजत से, मैं जवाब देता हूं, आपकी इजाजत से जी एक सेकंड शहबाज साहब, आपकी इजाजत से मैं मुनीब साहब ये गुजारिश करना चाहता हूं, मैं बतौर पाकिस्तानी के किसी जमात के तर्जमान या किसी जमात के मेंबर के तौर पर नहीं, मैं समझता हूं इन्होंने जो बहरान पैदा कर दिया है मुल्क के अंदर, खुदा शाहिद है, इस बहरानी कैफियत से मुल्क को निकालने का वाहिद तरीका ये है फ्रेश मैंडेट। और ये इंतखाबात नए का ऐलान तो नहीं करेंगे, मगर मैं अपोजिशन से ये जरूर तवक्को रखता हूं कि ये सारी अपोजिशन मुतफिका तौर पर इस्तीफे दे असेंबली से, ताकि फ्रेश मैंडेट अवाम से लेने का मौका दिया जाए, नए इंतखाबात करवाए जाए। साहब ये आपकी डिमांड है या लाएअमल है आपका? ये अनाउंस कर रहे हैं सर, या आपकी एक तरफा डिमांड है? मियां साहब, मैं कहता हूं इसके बगैर कोई हल नहीं है, इसके बगैर कोई हल नहीं है। जी गिल साहब दे दे, फिर जरा बैरिस्टर साहब के पास जाना। जी बैरिस्टर साहब के पास चलते। देखें मियां साहब एक बात नहीं समझ पा रहे कि ये वो जो सिक्के के दो रुख थे, 5 साल तुम्हारी बारी, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, वो टाइम पूरा हो गया। इमरान खान से इनको प्रॉब्लम है, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। हर बंदे पे अल्लाह की नेमत होती है, हर बंदे को अल्लाह मियां नवाजता है। इमरान खान को इज्जत भी ज्यादा मिली, उसे पूरी दुनिया में लोग भी ज्यादा जानते हैं, वो फिट भी है फिजिकली। ये अल्लाह के कारनामे, उसके साथ अब हम क्या कर सकते हैं? छीन तो नहीं सकते किसी बात से। अब अगर आपको जेलसी है इमरान खान साहब के साथ तो हम क्या कर लें? अच्छा चले मैं जरा मियां के पास जाता हूं, इनसे पूछें 150 अरब रुपया इनसे, इनके पास कहां से आ गया? हम नहीं कहते वो 150 अरब का है, आप कह रहे हैं 300 अरब का, मैंने कहा 150 दे दे। अच्छा बात है मुनीब साहब, अगर मुझे मौका दे दें, मैं जरा मैं खामोश रहता हूं कि सब अपनी टर्न पे बात करें। मेरी पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी से शाम तक झूठ बोलते हो, आप अपने झूठों से बचे हैं। ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ और मैं मियां साहब से बात करता हूँ। मैं अभी ब्रेक ले रहा हूँ, जल्दी वापस आ रही है, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब तो चले नैब की तहवील में चले गए, करना क्या है? एहतजाज करना है या आप इसको स्लो पेस पे रखेंगे और महज कानूनी जंग ही रखेंगे इसे? देखिए, कानूनी जंग अदालतों के अंदर होगी और पार्लिमानी जंग पार्लियामेंट के अंदर होगी, और अवाम के हकूक़ की जंग ज़रूरत पड़ी तो सड़कों के ऊपर होगी। देखिए, हम लोग बड़े तहम्मुल से, हम इनकी बातों पे ना तो जज्बाती होंगे। आसिफ अली जरदारी साहब अपने मुकदमात अदालत में लड़ेंगे, लेकिन अवाम को जिस तरह जो इन्होंने हाल किया है लोगों को ख़तरे गुर्बत से जिस तरह ये नीचे ले गए हैं, तनख्वाहों में 1 टके का इजाफा नहीं हुआ, और जिस तरह से इन्होंने बड़े वादे किए थे खुशनुमा, और आज जिन हालात में ले गए हैं, बड़ी हम उसी बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि खुद आपने देख लिया, कुछ तो जिक्र कर दिया, यहाँ पे जिक्र हुआ खूबसूरत बालों का, खूबसूरत आंखों का। मेरे ख्याल से यही चीज़ साबित करती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक फ़ैन क्लब है। और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो, ना कोई आइडियोलॉजी, ना कोई फ़िलासफ़ी, ना कोई स्ट्रगल, ना कोई विजन, तो फिर इसी तरह की बातें होती हैं। फिर पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं होते, फिर ऐसे ही लोग आते हैं, मार्केट से किराए से लिए जाते हैं मुख्तलिफ दर्जनों लोग, और वो फिर आके गुफ्तगू करते हैं, हालांकि उनका कोई सरोकार नहीं होता इमरान नियाजी साहब के पार्टी के साथ। तो हम समझते हैं स्ट्रगल तो है ना, बड़ी स्ट्रगल है जी, बड़ी स्ट्रगल है। 126 दिन के जो म्यूजिकल धरने थे वो वाकई एक स्ट्रगल है। और पाकिस्तान मैं तो 22 साल की बात कर रहा हूं। मैं जी
मैं तो 22 साल की बात कर रहा हूँ, 22 साल जब से उन्होंने जमात बनाई। देखिए स्ट्रगल ये है कि इनकी जो गर्दान है ना, कि इनकी बारी लगी थी 5-5 साल की। अरे भाई, हम लोग तो जब आए हैं वोटों से आए हैं, बारियां लेके, लेकिन इन 5-5 सालों के बाद एक 10-11 साल की भी बारी हर दफा लगती है, जो आजकल इनके जरिए लगी हुई है, उसका ये जिक्र नहीं करते, जिसकी ये एक्सटेंशन है, जिसके ये बच्चे जुमूरे हैं और जिसके ये कठपुतली हैं, उसकी ये बात नहीं करते। जो 95% इनकी कैबिनेट है, ये उन्हीं लोगों पे मुश्तमिल है जो पहली हुकूमतों में शामिल रही है। कितनी बदनसीबी है कि हम बेसरोपा गुफ्तगू करते हैं यहाँ पे, और आके क्या होता है उससे कि सियासत बदनाम होती है, अहले सियासत बदनाम होते हैं, जमहूरियत बदनाम होती है। हम यहाँ पे बात करें परफॉर्मेंस की। कल आप बजट देने जा रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं कि आपने महंगाई में इतना इजाफा किया, क्या आप तनख्वाहों के अंदर 50-60% इजाफा करेंगे, पेंशन्स के अंदर इजाफा करेंगे, क्या लोगों के टैक्सेस, ये जो सेल्स टैक्स है, कम करेंगे, क्या टैक्स नेट को बढ़ाएंगे? हमें तर्जमानों ने ये बताना है कि वो किधर गए 1 करोड़ घर, 50 लाख नौकरियां और बड़ी बातें, और इंग्लैंड और अमेरिका से लोगों ने आगे पाकिस्तान के अंदर नौकरियां टाइम होगा। ठीक, लेकिन देखिए मुनीफ साहब, मैं आज भी यही दरख्वास्त करूंगा, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं या किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें खुदा के लिए अब इससे आगे निकलना है। क्यों ना हम एहतसाब का एक ऐसा निज़ाम जहां पे सबका एहतसाब हो। आज तो देखे ना, आज तो ये करप्शन खत्म हो गई। आपने कितने पैसे बचाए हैं इन 1 सालों में? आपने एक दमड़ी भी खर्च की है किसी तरक्याती काम पे? आप बेहतरियां के लेके आए हैं निजाम के अंदर, आपने क्या कानून साजी की है? ये बातें नहीं हो रही। वो फलाना ये है, उसके बाल खूबसूरत है, उसकी आंखें खूबसूरत हैं। अरे भाई बस करें ना, अब आंखें खूबसूरत हैं और ना मसनूई बाल खूबसूरत, गलत है। बट ये भी एक तल्ख हकीकत है। मैं जरा गिल साहब के पास आऊंगा, बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है कि मैं जरा मियां साहब से पूछ लूं, मियां जावेद लतीफ साहब से। मियां साहब, ये बजट तो पास, आप हुकूमत का साथ देंगे? कितना का एहतजाज कर रहे हैं आपने कौमी असेंबली के अंदर बजट के ऊपर? देखिए मनीब, मैं बिल्कुल ये पूरी अपोजिशन की तरफ से ये कहने की कोशिश करूंगा कि आप इनसे कहें कि डॉलर की कीमत 2018 पर ले आए, जो उसका उस वक्त रेट था, जो रुपया डीवैल्यू इन्होंने किया है वहां ले आए, जो कर्जे इन्होंने हमारे बाद लिए हैं उसी जगह ले आए। आप ये कहें इनसे कि बेरोजगारी जितनी इन्होंने आम कर दी है वहां ले आए, महंगाई जितनी इन्होंने ज्यादा कर दी है पहली की तरह जगह ले आए। हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, इनके साथ खड़े होकर अगर ये आवाम को रिलीफ देते हैं तो हम इनके साथ खड़े होकर इस बजट को पास करवाएंगे। मगर इनके साथ साथ ये भी कहते हैं कि जरदारी साहब को पकड़ा है और अपोजिशन के लोगों को भी पकड़ लें, अपना इंतकाम पूरा कर लें, हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, मगर अवाम को रिलीफ दें। इसकी वजह क्या है, क्यों हम ये जोर दे के कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता जो ये इनके इरादे हैं जो इन्होंने 9-10 माह के अंदर किया है, अगर सुबह भी इसी तरह का बजट ये देते हैं तो मनीब उससे क्या पाकिस्तान के अंदर उदम बचेगा। ये तो कहते थे ना सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाए, ये पाकिस्तान के अंदर एक नई जंग शुरू हो जाएगी, खून रेजी होगी, अल्लाह खैर रखे, पाकिस्तान को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि अगर लीडर लेस अगर कोई एहतजाज हुआ, बगैर लीडर के कोई लोग बाहर आ गए एहतजाज के लिए, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है। पाकिस्तान की सियासी जमातों पर फर्ज है कि कौम की क़यादत करें ताकि कौम को इस भंवर से निकालें, इस मुश्किल से निकालें। ठीक है, ये सियासी जमातों का फर्ज होता है। अच्छा, जो हम पूरा करेंगे। गिल साहब बिल्कुल गेयर्ड अप हैं जवाब देने के लिए। मेरे ख्याल में मुझे सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं है। गिल साहब बजट पास करवा लोगे तो? नहीं, इसमें एक तो मुबारक है, एक तो मुबारक मैं देता हूं जावेद लतीफ साहब को कि लीडरशिप की जरूरत जो है ना, लीडर तो अब जावेद लतीफ ही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अंदर हैं और मरियम साहबा भी नाअहल है, उनको भी सजा हुई है। शहबाज शरीफ साहब वो उनकी भी वो बाहर है, लेकिन उनकी भी अगर उन पे भी नैब के केसेस चल रहे, तो जावेद लतीफ साहब के पास इस टाइम लीडर बनने के मुकम्मल चांसेस हैं। और आल्दो के वो इस टाइम उनके वैसे हालात बेहतर नहीं है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन लीडर बनने के चांसेस हैं और आप लीड करें। मियां साहब, आपने कोई कसम खाई हुई है कि आपने सारी उम्र इनके पीछे बैठना है, आपने इनकी सीट साफ करनी है? आपने भी तो लीडर बनना है, आपको भी अल्लाह मियां ने वैसे ही पैदा किया हुआ है, आपके भी अल्लाह मियां ने दिमाग में 35 सीसी का आपके दिमाग दिया हुआ है ना अल्लाह मियां ने, कि क्या ये हमेशा शरीफ खानदान ने लीडरशिप करनी है, ये फैमिली लिमिटेड है? आप कोई उनके खरीदे हुए हैं? आप लीडरशिप लें, हटाएं आप इनको। आपकी बारी माशाल्लाह बाल सर मुझे तक वाइट होगी पॉलिटिक्स करते हुए, जहां दीदा आदमी है आप लें, आप लीडरशिप लें,
अब आप आगे बढ़े और आप ये लीडरशिप दें लोगों को। ये जिन लोगों ने लूटा आपकी पार्टी से, आप अपनी सियासत को क्यों गिल साहब, मैंने बजट का पूछा था आपसे। आपने अपने हल्के को जवाब देना है। बजट की जो मुनीब आपने बात की, बात याद रखिएगा, हम इनकी तरह लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। हम इस घर का बजट है, पाकिस्तान हमारा घर है, ना इनकी तरह लूट के बाहर जाना है, ना रिश्तेदारों को फायदे देने हैं, ना सलमान शहबाज हर डील में अंदर बैठ के पैसे लेगा, ना हमारे रिश्तेदारों के पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे। हमारे जो खान साहब हैं उनकी एक ही बात कि उनके खानदान का एक बंदा भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। सो हम जो बजट बनाएंगे अवाम के सामने बनाएंगे, दुख और सुख में इकट्ठे होंगे। हमारा घर है, कर्जों पे नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये हमें कोई चोरों का कपड़ा लाठियों के गज तो नहीं मिला हुआ। हमने 50 साल बाद के पाकिस्तान का भी सोचना है। कर्जे लेके नहीं चलाएंगे। इंशाल्लाह महंगाई जो होनी थी वो हो गई। जिन जिन चीजों में मजबूरी थी करनी, इनकी लूटमार की वजह से आप लगता है फर्दर नहीं होगी। खुशहाल दिन शुरू होने वाले हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे महंगाई कम होगी, बल्कि और पाकिस्तान के अच्छे दिन में आज आपको आपकी स्क्रीन पे बता रहा हूं, इंशाल्लाह इस बजट से पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इनकी लूट मार का स्या दौर खत्म हो गया। चले ये आप देखेंगे, ये नहीं हमारी बारी रहे किसी की रहे, अब पाकिस्तान में लूट मार नहीं होगी। हम हुकूमत में रहें या ना रहें, हम इनके साथ मिलके बारियां नहीं लेंगे। हम इनके साथ मिलकर हमको बेवकूफ नहीं बनाएंगे। आज आपकी बारी, कल आपकी बारी। हम ना तो इस पे यकीन रखते हैं मुनीब, ना ही ये हमारा एजेंडा है 23 साल से, और ना हम ये करेंगे। आखिरी एक बात, बार बार बात की जा रही है नवाज शरीफ साहब की बीमारी की, तो मैं ये बता दूं कि उनको घर से खाना आता है। मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि उन्हें अच्छा खाना भेजें। ये उन्हें मुरगन गजाएं भेजते हैं, बाद में ये कहते हैं हम उनका खाना भी गिल साहब नोट करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, हम देखिए सेहत के हवाले से लेट्स नॉट टॉक अबाउट समबडीज हेल्थ। ना अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। मुनीब लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड। वो मेरे नहीं मुनीब लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड। अल्लाह मियां उनको सेहत दे, मेरे से वो बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हम सबको पता है। रोज ये उनको मुरगन गजाएं बेचते हैं और बाद में हमारा सारा ब्लेम पंजाब का। यार गिल साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये सेहत के हवाले से वी शुड बी मैंने सिर्फ ये कहा कि ये रोज हमारे पे अटैक करते हैं, ये रोज कहते हैं हम इलाज नहीं करवा रहे, बल्कि हमने वहां पे कार्डियो सेंटर भी बनाया हुआ है, हमने इनको मुकम्मल फैसिलिटी दी हुई है। ये है हुकूमत के तर्जमान, ये है इमरान खान का बंदा। जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि चौहान और क्या मैंने मियां साहब मैंने क्या ऐसी गुफ्तगू की जो आपको बुरा लगा? सिर्फ ये कहा है कि आप दिन रात ट्वीट करते हैं कि हम उनका इलाज नहीं करवा रहे, तो हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इसको पॉलिटिसाइज ना करें। ये गुजारिश कर रहा हूं आपसे। मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि जो दूसरों की क़यादतों पे एतराज करते हैं, 23 साल से एक शख्स बैठा है, उसने अपनी जमानतें मुस्तरद करवाई हैं, बारहा बुरी परफॉर्म किया है, उसकी तो क़यादत तब्दील नहीं होती। और मैं समझता हूं कि तर्जुमानों को तर्जुमान ही रहना चाहिए, बावर्ची ना बने, किसी के खानों तक ना पहुंचे। आए हुकूमती परफॉर्मेंस पे बात करें। आप हमें बताएं कि बुज़दार साहब इतने गूंगे क्यों हैं कि उन्हें 40-40 लोग चाहिए बोलने के लिए। पर्सनल कमेंट्स किसी के हवाले से नहीं करने चाहिए। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया रहूंगा, शहबाज गिल साहब का, मियां जावेद लतीफ़ साहब का और बैरिस्टर आमिर हसन साहब का। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।